जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उपचुनाव की कवरेज लगातार जारी है और शिवराज अब और ज्यादा मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में चलने जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त यह है, सांबेर सीट पर बीजेपी आगे है। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट इस वक्त आगे चल रहे हैं। तुलसी सिलावट 20,454 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सांबेर से जो बढ़त है तुलसी सिलावट की, वो बहुत ज्यादा हो गई है इस वक्त। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और बीडी शर्मा बहुत ज्यादा खुश, जैसे ही उन्होंने नेतृत्व संभाला उसके बाद सरकार बदली, उपचुनाव का इंतजार था और उपचुनाव भी हुए और बहुत मजबूती के साथ बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। केवल 7 सीट पर इस वक्त कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि 15 के आसपास वो सीटें जीत सकती है। दावे दोनों की तरफ से 28-28 के किए गए थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि 20 से ज्यादा सीटें अगर बीजेपी ले आती है तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी और वैसा ही होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए 15 सीट आना एक सम्मानजनक स्थिति माना जाता। बेशक वो सरकार से दूर रह जाते, लेकिन एक जवाब जरूर दे दिया जाता। और अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बीजेपी के लिए बम्पर जीत दिखाई दे रही है फिलहाल। हालांकि अभी जो नतीजे हैं वो केवल 2 ही सीट के आए हैं, बाकी ये रुझान है। लेकिन ज़्यादातर सीटों पर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा आंकड़े बदलेंगे ऐसी उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी हमें अंतिम रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा। लेकिन बीजेपी इन रुझानों पर पूरी तरीके से विश्वास कर रही है और जश्न भी शुरू हो चुका है। आज कोरोना वायरस की वजह से जो काउंटिंग है उसमें कुछ बदलाव हुए, जो राउंड थे वो बढ़ गए। इस वजह से जो स्थिति है वो थोड़ी लेट साफ हुई। अमूमन 11-12 बजे तक रुझान के हिसाब से स्थिति साफ हो जाती है, लेकिन आज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। और शुरू से ही हालांकि बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही थी, शुरू से ही जो रुझान थे इसी तरह के दिखाई दे रहे थे। 18-20 के आसपास बीजेपी शुरू से दिखाई दे रही थी, 10 से नीचे ही कांग्रेस नजर आई और वैसा ही अभी भी बना हुआ है। और एक सीट यहाँ पर बीएसपी को भी जाते हुए दिखाई दे रही है। आज के लिए बीजेपी का जो दिन है वो अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जो बिहार के रुझान सामने आ रहे हैं उसमें भी एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पर नजरें थी सबकी। मध्य प्रदेश में भी अब सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भांडेर सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है भांडेर सीट पर। और 13वें राउंड के बाद कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस के फूल सिंह बरैया फिलहाल यहां से आगे चल रहे हैं, लेकिन जो फासला है वोटों का वो केवल 192 सीट का है। रक्षा सरूनिया यहां से चुनाव लड़ रही हैं और देखना है कि वो जो 192 वोटों का अभी अंतर है, क्या उसको वो जल्द पाट पाती हैं अगले राउंड की गिनती आते आते, क्योंकि 192 वोटों का जो फासला है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है और अगले राउंड तक स्थिति बदल भी सकती है। हो सकता है कि एक सीट, क्योंकि फूल सिंह बरैया बड़े नेता हैं और उनसे कांग्रेस कम से कम उम्मीद कर रही थी जीतने की, लेकिन अभी तो उनकी बढ़त है, लेकिन ये कितनी बनी रह सकेगी ये देखने वाली बात होगी। भांडेर सीट पर कांटे की टक्कर है और 13 राउंड की जो काउंटिंग है उसमें कांग्रेस बीजेपी में टक्कर है, लेकिन फूल सिंह बरैया अभी यहां से आगे दिखाई दे रहे हैं। 192 वोटों से फूल सिंह बरैया आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं लगातार चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी बहुत स्वागत है। नरेंद्र नाहटा कांग्रेस से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एसोसिएट एडिटर हमारे हरीश दिवेकर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं एक रिएक्शन, और हम जाएंगे मेहमानों के पास, लेकिन एक खबर, तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें दिखा देते हैं इस वक्त। और बीडी शर्मा इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल लगातार जारी है। ये देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं लगातार जश्न मना रहे हैं और बीडी शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या कुछ कहते हैं देखने वाली बात होगी। और वो मुस्कान आज उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश जी,
आज वीडी शर्मा के चेहरे पर एक अलग खुशी दिखाई दे रही है, आपके चेहरे पर भी वो खुशी है और इसी तरह की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि दावे तो 28 के थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि 20+ अगर आ गए तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट होंगे और मजबूत सरकार आप दे पाएंगे अगले 3-3.5 साल के लिए। खुश हैं अभी तक के रुझानों से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। और सबसे खुशी जो इस बात की है वो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब आने वाले 3 साल जो हैं हम मध्य प्रदेश को बिना किसी केओस के एक स्थिर सरकार दे पाएंगे। जो 2-2.5 साल में पिछले गड़बड़ियां हुई हैं उसको हम ठीक कर पाएंगे। किसानों को उनका जो अधिकार है ट्रेजरी पर वो मिल पाएगा, छात्रों को मिल पाएगा, महिलाओं को मिल पाएगा। कोविड में जो अफेक्टेड सेक्शंस हैं हमारे, उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान जी बहुत गंभीर हैं, उनको हम रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि यही सब उम्मीदें आम जनता की एक सरकार से हैं और फिर इन सब उपलब्धियों को लेकर हम 23 में जाएंगे। तो मुझे लगता है ये अब आने वाले 2-2.5-3 साल जो हमारे हैं, ये हमको अभी की सरकार की बजाय, क्योंकि ये तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था जिसको रिपेयर इस उपचुनाव द्वारा किया गया और अब एक स्थिर सरकार मिली है। हम चाहेंगे 23 में क्लियर मैंडेट की तरफ हम बहुत मजबूती से शिवराज जी और विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें। तो इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता और सभी के जो आत्मविश्वास से हमारी ओर देख रहे हैं, हम उनकी कसौटी पर खरा उतरे, इसकी तैयारी हम करेंगे। नरेंद्र नाहटा जी, हमने देखा होली कांग्रेस की बहुत अच्छी नहीं गई और किस तरीके से पूरी होली बिगड़ गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद। अब दिवाली भी सर खुशियों भरी नजर नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में खासकर। हालांकि हम बधाई देते हैं कि दिवाली सबकी अच्छी हो, लेकिन ये जो रिजल्ट हैं ये कम से कम जश्न मनाने का मौका आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। जी नरेंद्र जी, सर आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज अब आ रही है आपकी? हाँ नरेंद्र जी, मेरा सवाल ये था सर कि होली में तो पूरा खेल बिगड़ा ही और होली की जो खुशियां थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छीनी और अब दिवाली आते आते इस रुझान ने जो जश्न मनाने का मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया कांग्रेस को। किस तरीके से देख रहे हैं अब इस पूरे रिजल्ट को? अभी हार स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो क्या संदेश है कि जनादेश को तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। और हितेश जी के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई भी देता हूं कि वो जीते। लेकिन जो परिणाम आए हैं उनका आकलन करना, उनका विश्लेषण करना, अपनी कमजोरी को ढूंढना हर पार्टी का काम होता है। कांग्रेस पार्टी को भी ये काम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी भी करेगी। लेकिन जहां तक बात है, हाँ बिल्कुल मानते हैं कि ये चुनाव हमारी अपेक्षाओं के बहुत विपरीत गए, इनके परिणाम। अब क्यों गए हैं, क्या कारण रहे, हमारा मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण था और मैं मानता हूं कि प्रदेश नहीं देश की जनता भी मानती कि इस तरीके से निर्वाचित सरकारें बनाई और गिराई नहीं जानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता ने इस मुद्दे को समर्थन नहीं दिया तो फिर हमारे कहीं ना कहीं विश्लेषण और आकलन का सवाल है कि हमारी बात नहीं पहुंची, हमारी की कमजोरी थी या कोई और कारण थे। तो मैं फिर हार को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं मानता हूं कि हम आज का जनादेश हमारे विपरीत गया है और जो भी इसके संदेश है इस जनादेश का, उसको हम उसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र जी, जो चुनाव पिछला कांग्रेस ने जीता, बहुमत के बहुत करीब आप लोग पहुंच गए थे और इन सीटों पर ज्यादातर पर आप जीते थे, उसमें आप एक विपक्ष के तौर पर गए थे और सरकार की नाकामियां बताई थी आप लोगों ने। इस बार आप लोगों को भी अपने 15 महीने का कामकाज बताना था और आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि हमारी क्या गलती रही, हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, हमने और बहुत सारी योजनाएं चलाई, गरीबों के लिए बिजली का बिल 100 रुपए कर दिया। तो आपको लगता है कि इन सब चीजों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए या जनता ने 15 महीने के कामकाज को भी रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से? नहीं, मैं समझता हूं कि नहीं, 15 महीने में हमने काम तो बहुत बेहतर किया, इससे मैं इनकार नहीं करता। 15 महीनों में कोई भी सरकार, जो आर्थिक स्थिति प्रदेश की थी, जिस तरीके का प्रदेश हमें मिला, उसमें इससे बेहतर काम करना बहुत मुश्किल था। मैं समझता हूं वहां तक तो कमलनाथ जी के पास प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव है, उन्होंने किया। लेकिन हाँ, मैं इसको स्वीकार करता हूं कि जो कुछ हमने किया, जिस तरीके से सरकार गिराई गई और जो मुद्दे इस चुनाव के थे, शायद वो जनता तक बराबर नहीं पहुंचे और इसको मैं अपने संगठन की कमजोरी के अलावा शायद कुछ और नहीं मानता। यही एक कारण रहा कि हम अपनी बात को नहीं समझा पाए और जो गलतियां हुई सरकार को गिराने में,
आज उसी पर मोहर लग गई। तो ये कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा तो इस बात की जरूर है कि अगर 70 सालों के प्रजातंत्र में अगर इस तरीके से निर्णय होंगे तो ये बहुत दुखद होगा। लेकिन जो भी है, जनता का आदेश हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं भी करता हूं, मेरी पार्टी भी करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि नहीं, इन मुद्दों पर जनता से आगे भी हम संवाद करते रहें और कहते रहे, समझाने की कोशिश करें कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही थे। हरीश जी, एक बात जो कही नरेंद्र जी ने यहाँ पर, वो ये थी कि मैं संगठन की कमजोरी इसको मानता हूं, ये जो हार हुई है हमारी। और हमने देखा कि कमलनाथ इस पूरे चुनाव में अकेले वॉरियर नजर आ रहे थे, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था, सब बैक स्टेज पर नजर आ रहे थे, कोई उतना इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, या सबको पीछे कर दिया गया था। यहां तक कि कमलनाथ के जो बेटे हैं, जो ये लग रहा था कि युवाओं के लिए वो आगे आएंगे, वो भी इस चुनाव में उतने इंटरेस्टेड नजर नहीं आए, वो भी पीछे ही नजर आए। तो कांग्रेस के लिए अब आगे की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि 3 साल तो विपक्ष में बैठना पड़ेगा। कमलनाथ इस वक्त 2 पद हैं उनके पास, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका भविष्य फिर इस चुनाव के बाद अब किस तरीके से देखा जाएगा? लेकिन देखिए, कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन यह भी मानना होगा कि कमलनाथ ने ही कांग्रेस को सेंट्रलाइज किया। अभी तक कांग्रेस में होता यह था कि इंडिविजुअल प्रत्याशी लड़ता था, तो प्रत्याशी का अपना बल 75% होता था, 25% उसे कांग्रेस समर्थन मिलता था। लेकिन कमलनाथ ने सेंट्रलाइज किया और एक प्रयोग किया 2018 में, उसको बड़े स्तर पर लागू किया और कमलनाथ जन नेता भी बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को सिरे से खारिज कर दिया और यह माना कि कांग्रेस सरकार नहीं चला सकती, और भाजपा की 15 साल की सरकार और 7 महीने की सरकार को बेहतर माना कमलनाथ की सरकार से। और ये मैंडेट ये देखिए आप, ये जीत आसान नहीं, मतलब साधारण जीत नहीं है, लैंडस्लाइडिंग है। बीजेपी पक्ष में लैंडस्लाइडिंग हुई है, मतलब आप जीते 50,000, 45,000, 25,000, 30,000 मतों से जीते गए। मतलब ये कल्पना भाजपा भी नहीं कर रही थी। हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे, सीटों का आंकड़ा जरूर 17-18 की बात की जा रही थी, सीट 18-20 हो सकती है, लेकिन जीत का जो आंकड़ा है, जो अंतर है 25,000, 30,000, 35,000, ये वो अंतर है जो सर्वे में निकल के सामने नहीं आया, या कि भाजपा का सर्वे, आरएसएस का सर्वे मान रहा था कि ठीक है 17-18 सीटें आएंगी, मीडिया का सर्वे, अदर सर्वे, लेकिन ये किसी ने नहीं माना था। या तो ये अंडरकरंट वाली लहर है या क्या है, मतलब ये चौंकाने वाला होता, मतलब मतदाता अंदर ही अंदर तय कर चुका था कि उसे भाजपा शासन के साथ जाना है, कांग्रेस शासन को नकार चुका था और उसने इस बात को मन में रखा था और उसने ईवीएम में कैद कर दिया। लेकिन ना तो किसी सर्वे में बात सामने आई, ना किसी आकलन में बात सामने आई कि इतनी नाराजगी कमलनाथ सरकार के साथ होगी, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था, बेकाऊ टिकाऊ वाला, लोकतंत्र वाला। ये आसान मुद्दा नहीं था, विशेष परिस्थिति चुनाव हुए थे, इन सबको भी जनता ने हल्के से लिया और एक स्थायित्व सरकार मानी कि स्थायी सरकार चलेगी, और स्थायी सरकार के लिए शिवराज सरकार को वोट दिया, शिवराज के चेहरे को पसंद किया, वापस से तीसरी बार के मुख्यमंत्री, चौथी बार के मुख्यमंत्री मोहर लगाई। ये बड़ी बात है। इसमें हरीश जी, क्या कांग्रेस ने ये जो सबसे बड़ा मुद्दा था, हितेश जी मैं लूंगा आपका रिएक्शन 1 मिनट सर, इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी कांग्रेस के हाथ में, बिकाऊ टिकाऊ की, लोकतंत्र की, उसको कांग्रेस ने खुद ही कमजोर कर दिया। 8-9 प्रत्याशी तो ऐसे थे कांग्रेस के, बीएसपी से आए, बीजेपी से आए, तो बताने के लिए था कहां कांग्रेस के पास कि हमने दूसरे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया? नहीं, वो तो कांग्रेस की मजबूरी थी, वो मुद्दा नहीं टिकता लोगन, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं थे। जब सिंधिया जी के साथ प्रत्याशी चले गए, कांग्रेस के सेकंड लाइनर, थर्ड लाइनर नेता ही तैयार नहीं थे, नाडा जी हमारे साथ हैं, तो कांग्रेस ने नेता, संगठन नहीं है, नेता तैयार नहीं किए, वो मजबूरी थी। लेकिन वो इशू नहीं था, इशू ये था कि कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल को भले नाडा जी बोले कि बेहतर काम किया, लेकिन जनता तक बात नहीं पहुंच पाई, जनता उसको स्वीकार नहीं कर पाई, और भाजपा ये एस्टेब्लिश करने में सफल हो गई कि ये भ्रष्टाचार की सरकार थी, दलाली का अड्डा बना था मंत्रालय में, तबादला उद्योग चला कांग्रेस सरकार में। भाजपा ने जनता के मन में एस्टेब्लिश कर दिया और साथ में जन कल्याणकारी जो 15 साल की योजना है वो बताई, साथ में 7-8 महीने कोविड में काम किया वो बताया, और कांग्रेस ये असफल रही बताने में कि उसने क्या किया। किसान कर्ज माफी जो होनी थी वो पूरी तरह नहीं हो पाई, उसे भी मुद्दा बनाया, कई तरह के मुद्दे बनाई, तो कांग्रेस इस बात को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। तो यही वजह है जो आंकड़ा जीत का देख रहे हैं लोगन, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है हमारे लिए भी और सभी के लिए, इवन भाजपा के लिए। कांग्रेस तो सपने में नहीं सोच सकती थी कि इतनी बुरी तरह से हार होगी, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंतन मनन की बात है। कहना चाहते हैं और भाजपा के संगठन की ताकत है।
देखिए, मुझे लगता है कि हम अभी भी पूरी स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नाटा जी भी लगे हुए, हमको तो बहुत बेकार सरकार मिली थी और हमने बहुत अच्छा काम किया। हरीश जी भी बोल रहे हैं नहीं, भाजपा ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि वो भ्रष्टाचार सरकार थी और कांग्रेस ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि वो डिलीवर नहीं कर पाई, कर्ज माफी नहीं हुई, उन्हें भी स्वीकार। मैं बहुत सीधी सी बात करना चाहता हूं साहब, अब मैंडेट आ गया, आप खुद बोल रहे हो 40-40, 45-45 हजार से हार रहे हैं वो सीटें, तो आप ये मानते क्यों नहीं है आपकी कर्ज माफी नहीं हुई? आप खाली सर्टिफिकेट दिखाते रहे। आप ये मानते क्यों नहीं है कि आपको बुरी स्थिति में खजाना नहीं मिला? 2.5 लाख करोड़ का बजट देने वाला राज्य बन गया था मध्य प्रदेश, इस स्थिति में आपको चाबी मिली थी। आप ये मानते क्यों नहीं है कि आपने 51,000 रुपए कन्यादान योजना करके 1 रुपया नहीं बांटा, लोगों को केवल कहानी सुनाते रहे? आप ये मानते क्यों नहीं है कि जिस राज्य में 165 रुपए क्विंटल गेहूं मिलता पर बोनस मिला करता था, वो सब आपने भावांतर बंद कर दिया, बोनस बंद कर दिया, मेधावी छात्रों के लैपटॉप, छात्रवृत्ति सब बंद कर दिया। फिर आप मानते क्यों नहीं है कि आपने जो वादे किए थे 4,000 रुपए बेरोजगारी का देंगे, 5 रुपए लीटर दूध का देंगे, कुछ नहीं किया। तो भाई जब आप कुछ नहीं करोगे और फिर कहोगे कि जनता में उदाहरण बन गई, जी, तो ये क्या एक तरीके से लिए आपके लिए अच्छा हो गया उपचुनाव होना कि कांग्रेस को टेस्ट कर लिया जनता ने 15 महीने में? एग्जैक्टली हमारा तो कहना 5 साल की बजाय जनता पे उपकार हुआ कि 15 महीने में टेस्टिंग हो गई कि 15 महीने में एक चीज बताइए जो डिलीवरेबल पहुंचाओ। और मैं 7 महीने में 23 दिन के आखिरी गिना देता हूं। मैं आपको बताता हूं 1,76,000 मकान, कोई जवाब नहीं आता, इनका चाबी दे दी गई। तो भाई आप नहीं कर सकते थे? आप 20,000 रेडी पटरी वाले जो है बेचारे ठेले वाले, उनको 10,000 रुपए का कोलेटरल फ्री लोन देना, इंटरेस्ट फ्री लोन देना, आप नहीं दे सकते थे? आपको दिक्कत थी कोई? केंद्र सरकार बोल बोल के थक गई, किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के खाते भेज दो। 6,000 होता था, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए करके वो भी डिलीवर कर दिया। और बचे हुए जिलों में भी अब होने जा रहा है, 10 तारीख के बाद डिलीवर होने जा रहा है, मतलब खाते में उसको टिंग से मैसेज आएगा मोबाइल के अंदर कि आपके खाते में इतना पैसा डाल दिया गया है। तो मुझे लगता है भाई जनता ये देखेगी, आपके जुमले देखेगी, आपका हेलीकॉप्टर देखेगी और मंच से सभाओं को, और आप जवाब ले लेते हैं नरेंद्र नाहटा जी। एक तो सरकार का फेलियर आपने खुद माना, संगठन का फेलियर, और दोनों के ही जो जिम्मेदार हैं वो कमलनाथ। तो आपके पास मैं लौटूंगा, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो बता दे। भांडेर में अभी भी कांटे की टक्कर जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और कांटे की टक्कर भांडेर में। इससे पहले 192 का केवल डिफरेंस नजर आया था। इस बार देखना है कि क्या स्थिति है। और फिर कांग्रेस से आगे निकली बीजेपी, तो यहां भी फूल सिंह बरैया पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का अब जो 7 पे आंकड़ा था वो भी 6 पर आ गया है, तो भांडेर में भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और केवल 192 वोटों का अंतर था पिछले राउंड में, और इस बार वो अंतर पाट दिया यहां पर रक्षा सरोनिया ने, और वो फूल सिंह बरैया से आगे निकल गई हैं। ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है। तो एक और झटका यहां पर कांग्रेस के लिए, और अब वो जो गिनती है वो 6 पर आ गई है इस वक्त। लेकिन अभी भी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 66 वोट का है। जो अपडेट इस वक्त मिल रहा है केवल 66 वोट का डिफरेंस है अभी भी, यानी कि यहां पर जो नतीजा आएगा वो हमें आखिर तक इंतजार करना होगा। और जयभान सिंह पवैया कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से हुआ मध्य प्रदेश का, और तयशुदा उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ाया गया जो कल तक पार्टी में नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के जो नारायणी शक्ति है, उसने सिद्ध कर दिया कि भाजपा का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। जिस तरह से उसने पसीना बहाया, उसका परिणाम विजय के रूप में दिख रहा है। उसने चेहरों के बजाय कमल के फूल पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के लिए लोगों का गहरा भरोसा और शिवराज जी की लोकप्रियता, नेतृत्व के रूप में अगर किसी को श्रेय जाता है तो शिवराज सिंह जी चौहान को जाता है। कांग्रेस इस मामले में बहुत कंगाल रही, दरिद्र रही मध्य प्रदेश में, कम से कम कि वो एक बुजुर्ग नेता के कंधे पर पूरा चुनाव छोड़कर चली। बराबरी के 4 नेता भी मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व के रूप में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन हमारी पार्टी सामूहिक नेतृत्व
और टीम स्पिरिट के साथ जिस तरह से मैदान में खड़ी थी, लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जो नतीजे आए हैं और जिसमें सर्वाधिक सीटों पर हमने बढ़त हासिल की है, उसमें मुद्दे के तौर पर कहूँ तो शिवराज सिंह जी की सरकार स्थिर बने, ये मुद्दा तो था ही, लेकिन राजनीतिक समीक्षक और आज जो चर्चाएं मैं देख रहा हूँ मीडिया पर, उसमें इस बात का जिक्र न करना बेईमानी होगी कि मध्य प्रदेश में मनमानस पर सामान्य मतदाता के, नॉन पॉलिटिकल जो व्यक्ति होता है, उसके दिमाग पर भी मोदी जी के 2-3 बड़े फैसलों का गहरा प्रभाव था और उसमें राम मंदिर का निर्माण शुरू होना, ये उपचुनाव में बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसने भाजपा की ओर प्रेरित किया। उसको 370 का उन्मूलन इस चुनाव में चर्चा का विषय रहा लोगों के बीच, और इसलिए मध्य प्रदेश की जीत शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति विश्वास की तो है ही, नरेंद्र मोदी जी के जो करिश्माई फैसले हैं उनको जनता ने समर्थन दिया है। इस बात को जरूर मैं जोड़ना चाहूँगा। तो जयभान सिंह पवैया ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहीं से भी सिंधिया का नाम नहीं लिया, ना ही उन प्रत्याशियों का नाम लिया जो जीते हैं, और सीधे शब्दों में उन्होंने ये कह दिया कि ये जो जीत है ये कमल के फूल को मिली है, ये प्रत्याशियों को नहीं मिली है। दूसरा, उन्होंने ये वो कहते नजर आए कि इसमें मोदी सरकार के जो फैसले थे उसका बड़ा प्रभाव रहा जिसमें जीत मिली और इतने अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं बीजेपी के लिए, राम मंदिर और 370 की वजह से वोट मिले। और तीसरा, उन्होंने जो इसमें एक पॉइंट जोड़ा वो ये था कि कमलनाथ एक बुजुर्ग नेता को कांग्रेस के नेता अकेले छोड़कर चले गए इस पूरे उपचुनाव में, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और ये रुझानों के मुताबिक मध्य प्रदेश की जो ताजा स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी 21, कांग्रेस 6 और बीएसपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है।